बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ MTI 304 स्टैटिक्स, जिसका हम लेक्चर 2 अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर हमारी फिज़िक्स 101 की लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है। आपको साथ साथ असाइनमेंट्स भी बना के दे रहे हैं। ठीक है, आपका प्यार भी हमें मिल रहा है। ठीक है, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइव मैथमेटिक्स चैनल का नाम है। ठीक है, दोस्तों में शेयर करें इसको। ठीक है, सब्सक्राइब खुद भी करें और वीडियोस को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी लगाएं उस पर। ठीक है, तो लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ द फोर्स। फोर्स क्या है? ठीक है, इफ फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि हम या तो किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ उसने लिखी है कि किसी जिस्म पर फोर्स जो है वो किसी जिस्म पर खींचना या धकेलने का नाम है। ठीक है, फिर वो नतीजे में क्या करती है? नतीजे में ये करती है कि अगर वो चीज़ रेस्ट में है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो उसको मोशन में कर देती है, अगर हमने उतनी फोर्स लगाई है। ठीक है, अगर वो चीज़ चल रही है, मोशन में है, तो फोर्स लगाने से वो चीज़ रुक जाएगी। ठीक है, या वो और तेज़ हो जाएगी। मीन्स के वो या तो रोकने की कोशिश करती है या फिर रोक देती है या उसको चला देती है चीज़ को। ठीक है, ये पुश या पुल है। ठीक है, आपने फोर्स की ये मैंने सारे केसेस बता दिए हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो तरह की फोर्सेस हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं और एक है लॉन्ग रेंज फोर्सेस। फोर्सेस दैट एक्ट्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अप्लाइड फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिनमें हम चीज़ों को जब फोर्स लगाते हैं तो हम चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, उसके साथ राब्ते में, डायरेक्टली राब्ते में आ जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कि हम किसी लकड़ी के ब्लॉक को धक्का लगाते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हम उसको हाथ के साथ लगाएंगे तो हाथ हमारा बॉक्स के साथ टच होता है, तो ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी अप्लाइड फोर्स मैंने दी हुई है। हम उस पर एक अप्लाइड फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, हमारा हाथ बॉक्स को टच कर जाता है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है, इस वजह से इसको कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। दूसरी इसकी मिसाल है फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस वही होती हैं कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कोई बॉक्स पड़ा हुआ है किसी सरफेस पर, उसको खींचने की कोशिश करते हैं नीचे से, उसको जो है मज़ाहमत पेश आती है। ठीक है, दो सरफेसेस जब आपस में मतलब टच होती हैं तो मूवमेंट के दौरान उसकी एक मज़ाहमत आती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ठीक है, वो भी एक कॉन्टैक्ट की वजह से, क्योंकि सरफेस के ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, दोनों का कॉन्टैक्ट बना है, तो इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आती है। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस कौन सी होती है? जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता, जो कि दूर से ही अमल कर सकती हैं। ठीक है, फोर्सेस दैट कैन एक्ट ओवर डिस्टेंसेस, जो कि फासले, एक फासले से मतलब अपना असर दिखा सकती है। वो फोर्सेस जो एक फासले से अपना असर दिखा सकती हैं, उनको लॉन्ग रेंज फोर्सेस कहते हैं। इनकी मिसाल में ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्यों है? ठीक है, जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्टैक्ट तो नहीं, बाल के साथ कॉन्टैक्ट तो नहीं बनता, सिर्फ वो कोई अनदेखी फोर्स है जिसके साथ वो खींच रही होती है ज़मीन, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट या लॉन्ग रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो मकनातीस की फोर्स होती है, जब आप किसी लोहे की चीज़ के करीब लाते हैं तो आप टच नहीं करवाते, लेकिन वो एक दूसरे को खींचना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन डिस्कवर द आइडिया ऑफ फोर्स। सबसे पहले जो फोर्स का आइडिया था वो न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ही फाउंड द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसने ये चीज़ मतलब समझी थी, सबसे पहले समझी थी कि फोर्स जो है ना वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो जितना हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, यही चीज़ लिखी है कि मोर फोर्स इज इक्वल टू मोर एक्सेलरेशन। जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ पर धक्का लगाएंगे वो उतनी तेज़ी से एक्सेलरेट करेगी, मोशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ही फाउंड दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी उसने ये ऑब्जर्वेशन की थी कि जो फोर्स है वो मास के भी प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी को एक्सेलरेट करवाने के लिए, बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो है फोर्स के लिए हमें चाहिए, जो जब भी हमने किसी चीज़ में एक्सेलरेशन लाना होता है ना, तो उसके लिए भी हमें अनबैलेंस फोर्स चाहिए। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्सेस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कौन सी होती हैं। तो न्यूटन का दूसरा कानून ये है कि F इज इक्वल टू एम में, यानी कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सो हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स जो है वो
एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब भी आप फोर्स का जिक्र करेंगे तो आप मैग्नीट्यूड तो बताएंगे कि ये 5 न्यूटन की फोर्स है, साथ आप ये भी बताएंगे कि डायरेक्शन कौन सी है, कि इसने ईस्ट की तरफ एक्ट किया है या वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ, जो भी उसकी डायरेक्शन है आपने साथ डायरेक्शन भी बतानी है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, जो फोर्स की, ठीक है, ये पेज गलत रखा गया था। ठीक है, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, वो जिस तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये मैंने एक मास बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, इस पर मैंने फोर्स एफ अप्लाई की इस डायरेक्शन में जिस तरफ तीर है। ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो मास जो है वो इस तरफ को एक्सेलरेट करेगा, यानी दोनों की फोर्स की और एक्सेलरेशन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, यूनिट फोर्स का यूनिट कौन सा होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन की किसके बराबर होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ठीक है, फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन, ये मास एम, एम की वजह से 1 kg आ गया, मास का यूनिट 1 kg और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ से आई है। ठीक है, यानी कि एम की जगह 1 kg और इसकी जगह पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब वो न्यूटन 1 न्यूटन की डेफिनेशन करेगा कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है। इट इज़ अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg ऑफ मास एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की वो अमाउंट होती है, वो मिकदार होती है जो 1 kg के मास को एक्सेलरेट करवाने की ज़रूरत होती है एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने 1 kg के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट करवाना है तो आपको 1 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेट फोर्स। व्हेन मल्टीपल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज लेफ्ट आफ्टर एडिंग ऑल द फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई बॉडी है, मास है एम, ठीक है, उस पर मल्टीपल फोर्सेज अमल कर रही हैं, ये मैंने ये देखें दिखाई हैं। ठीक है, किसी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसी की मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, तो नेट फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स होती है जो सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो बच जाती है ना, उसको हम नेट फोर्स कहते हैं, या इसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। ये मैंने नीचे लिखा कि नेट फोर्स बराबर है रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कब आती है, जब हम सब फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ फोर्सेस, ये देखें जैसे ये दो फोर्सेस हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। कोई और भी फोर्सेस होंगी जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, वो भी आपस में कट जाएंगी। मींस के जो लास्ट पे सब फोर्सेस को ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, हम उसको बोलते हैं कि ये नेट फोर्स है। ठीक है, वही चीज़ उसी फोर्स का बॉडी पर असर होगा। जो आपस में फोर्सेस बराबर हैं, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। फ़र्क किससे पड़ेगा, वो फोर्स जो नेट फोर्स होगी, जो बच जाएगी फोर्स हमारे पास, उसके हिसाब से वो बॉडी जो है वो मोशन करेगी या उसी का इफेक्ट होगा जिस्म पर। बाकी फोर्सेस जो हैं वो हमारी कट जाएंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस्ड फोर्सेस। दे आर फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, ये वो फोर्सेस होती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो जब इक्वल हों, डायरेक्शन में अपोजिट हों, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। बॉडी पर इन फोर्सेस का कोई असर नहीं होता, ये जस्ट कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इस वजह से इनको बैलेंस्ड फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी आगे आएगा। ठीक है, अब इसकी मिसाल देखते हैं कि एक 10 न्यूटन की फोर्स लगी है ईस्ट की जानब, एक 10 न्यूटन की फोर्स लगी है वेस्ट की जानब। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अगर हम इस फोर्स को प्लस 10 न्यूटन लेते हैं तो जाहिर बात है इसकी डायरेक्शन उल्टा है, तो ये माइनस 10 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारे पास 0 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि 10 न्यूटन आपस में कट जाएगा। ये फोर्सेस बैलेंस हो गई, इनका कोई असर नहीं जिस्म पर। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं, दे आर फोर्सेस दैट व्हेन एडेड डू नॉट कैंसल आउट एंड काज एंड चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वही मैंने बताया था कि जो फोर्सेस बच जाएंगी, जो फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगी, उन्हीं की वजह से मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत करेगा। ठीक है, तो ये वो फोर्सेस होती हैं जो कि जब ऐड की जाती हैं तो वो कैंसिल नहीं एक दूसरे को करती। क्यों नहीं करती, या तो उनकी मैग्नीट्यूड नहीं बराबर होगी या उनकी डायरेक्शन डिफरेंट नहीं होगी। ये दो वजूहात हो सकती हैं। और ये क्या करती हैं, ये मोशन को चेंज करती हैं, ये बॉडी पर अपना असर दिखाती हैं। बैलेंस फोर्सेस का कोई असर नहीं होता बॉडी पर, अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं वो या तो मोशन करवाती हैं या फिर वो रेस्ट में कर देती हैं बॉडी को, उनका असर होता है। इसकी मिसाल देखते हैं कि 30 न्यूटन की फोर्स
एक मास m पर लग रही है ईस्ट की डायरेक्शन में, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, +30 न्यूटन। अगर हम इसको प्लस लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन उल्टा है, ये ऑटोमेटिकली -10 न्यूटन हो जाएगी। तो जवाब हमारा +20 न्यूटन ईस्ट की जानब, यानी कि जब ये फोर्सेस को हम जमा प्लस कर लेंगे तो ये बॉडी जो है ईस्ट की जानब मूव कर जाएगी, क्योंकि ये देखें इसका जो असर बचा है ना वो ईस्ट की जानब अब अमल करेगा, क्योंकि 20 न्यूटन की फोर्स बची है ईस्ट की जानब, तो ये बॉडी ईस्ट की जानब मूव कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनर्शिया। इट मेजर द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन आर रेस्ट, ठीक है। गैलीलियो केम अप विद द आइडिया ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये किसी जिस्म की वो सलाहियत है जो वो अपनी हालत में चेंज जब कोई करने की चीज़ कोशिश करती है तो उसके ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत पेश करती है, इनर्शिया उसकी टेंडेंसी है, ठीक है। किसी जिस्म की वो खसियत जो वो अपने हालत में चेंज लाने के लिए, कोई बंदा अगर उस पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो ज़ाहिरी बात है अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो आगे से रजिस्ट तो करेगी, मज़ाहमत पेश करेगी, उसी चीज़ को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गैलीलियो जो था साइंसदान, उसने इनर्शिया का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स डू नॉट वांट देयर, ठीक है। गैलीलियो ने कंसेप्ट दिया था, तो गैलीलियो ने यही बात बोली थी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो अपने स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो इसको चेंज नहीं करना चाहती, वो इसी को जारी रखना चाहती है। लेकिन फोर्सेस ऐसी चीज़ें हैं कि वो इनको चेंज करती हैं, ठीक है। तो मास मेजर्स हाउ मच इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट हैज़, ठीक है। जो मास है ना इसकी एक ये भी प्रॉपर्टी है कि ये बताता है कि किसी जिस्म में इनर्शिया कितना है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, ठीक है। अब बड़े जिस्म वाला मास जो होगा, जिस तरह ट्रक है, तो ज़ाहिरी बात है वो उसको जब हम धक्का लगाएंगे तो ज़्यादा मज़ाहमत पेश करेगा, तो साइकिल के मुकाबले में, ठीक है। तो एक कार जो है वो भी बड़ी होती है, ठीक है, ज़्यादा मास होता है तो वो भी ज़्यादा मज़ाहमत देगी, जब आप फोर्स लगाएंगे, धक्का लगाएंगे तो उसको स्टार्ट करना, चलाना मुश्किल होता है, ठीक है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इफ़ नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम पहले भी पढ़ के हैं, ये थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है। वो कह रहा है कि अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स, याद रखें अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस फोर्स होती है उसका जिस्म पर कोई असर नहीं होता, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही मोशन या रेस्ट की सूरत पैदा होती है, ठीक है। कहता है कि अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अमल नहीं करती तो वो उसी तरह मूव करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। ज़ाहिरी बात है कि जब हम किसी फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो रिड़ता रहेगा, चलता रहेगा जब तक, क्योंकि वहाँ पे तो ग्राउंड और फुटबॉल के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इस वजह से रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स अब अनबैलेंस फोर्स है, अगर वो ना हो तो मीन्स के वो तो चलता जाएगा, इन्फिनेटली चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं कभी। कहता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, कहता है कि अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना हो तो कोई जिस्म अगर रेस्ट में है तो वो भाई रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। कोई टेबल पर किताब पड़ी है ना तो वो उधर ही पड़ी रहेगी जब तक आप उसे उठाने के लिए फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। न्यूटन ने गैलीलियो का जो आइडिया था इनर्शिया का और अपना आइडिया जो फोर्स का था उसको कंबाइन किया, फिर हमने उसको बोल दिया कि न्यूटन ने लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला है, वो पेश किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक कंडीशन फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी दूसरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, यानी कि एफ नेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि पहली कंडीशन यही है कि तमाम फोर्सेस जो किसी बॉडी पर अमल कर रही हैं उनका जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी पर कि उन पर नेट फोर्स, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, ऐड अप करने के बाद तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए, तो वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब जब एफ ज़ीरो होगा, जब किसी चीज़ पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही होगी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, ठीक है। इसको आप एफ इज़ इक्वल टू एम ए से भी देख सकते हैं, ठीक है। एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो जब ये चीज़ ही ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ाहिर बात है ज़ीरो हो गया, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज आइदर एट रेस्ट वी इज इक्वल टू जीरो आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसमें मेन चीज़ एक्सेलरेशन है कि एक्सेलरेशन ही ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट अभी एक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होगा बिल्कुल, v इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, या फिर वो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो, दोनों सूरतों में उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है मास एंड वेट, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है दोनों टॉपिक्स, तो इसको इंशाल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। मास का मैंने आपको पहले भी बताया कि मास जो है किसी जिस्म में जो मादे की मकदार होती है, कि उसका मादा जो मैटर है उसमें वो कितना है, ठीक है। हम उसको मतलब के मास कहते हैं। मास डज नॉट चेंज विद लोकेशन, ठीक है। मास जो है वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे ज़मीन पे हैं या चाँद पे चले जाएं, वहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके जो ज़मीन है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। वेट जो है वो फोर्स है जो ज़मीन वो लगाकर हर जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ज़मीन हर जिस्म को अपनी तरफ खींचती है किसी फोर्स के साथ, ठीक है। वो फोर्स जो है हम उसको वेट कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है वो एक वेट जो है वो फोर्स है, तो इसका मतलब है कि इसका यूनिट भी न्यूटन्स होगा। तो इसका रिलेशन जो मास और एक्सेलरेशन के साथ है वो है कि W इज़ इक्वल टू एम जी। ये वहाँ से ही आया कि F इज़ इक्वल टू एम में। F हमारे पास अब वेट आ गया, M जो है वो चेंज नहीं होता है, M वैसे ही आ गया। एक्सेलरेशन जो है वो अब A नहीं होगा बल्कि G होगा। G जो है इसकी वैल्यू G होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं। वेट चेंज विद लोकेशन एज G चेंजेस, ठीक है। अब हाइट के साथ आपने याद रखना है कि G चेंज होता है, जिसकी वजह से वेट भी चेंज होता है। किसी जिस्म का अगर यहाँ पर वेट 5 किलो है तो वो चाँद पर जाकर तकरीबन 1 किलो रह जाएगा, ठीक है। तकरीबन 6 गुना होता है, इस तरह का कोई सीन होता है। यानी कि वेट जो है वो हमेशा लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है। यानी अगर ज़मीन पर कुछ वेट है तो चाँद पर जाकर कुछ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते जाते हमारी जी की वैल्यू जो है ना वो कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। द पॉइंट ऑफ द बॉडी वेयर द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। हमारे पास कोई बॉडी है, इसके ए पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फोर्स अमल कर रही होती है ना, जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही होती है, हम उसको बोलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये हमारे पास इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो ये जो लाइन है हमारे पास उस पॉइंट से, लाइन ऑफ एक्शन में से गुजरे, ठीक है। पॉइंट ऑफ एक्शन एप्लीकेशन से गुजरे, ठीक है। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पॉइंट ए पर अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो जो लाइन है वो उसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से भी गुजरे और डायरेक्शन भी उसकी सेम वही हो फोर्स वाली, तो हम उसको कहते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। यानी कि जिस लाइन में फोर्स जो है वो अमल कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स सिस्टम। ए सेट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर रिजिड बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स सिस्टम आर सिस्टम फोर्सेज, ठीक है। किसी एक जिस्म पर बहुत सारी फोर्सेज भी अमल कर सकती हैं, एक फोर्स भी अमल कर सकती है, तो वो जितनी फोर्सेज होंगी एक सिस्टम के लिए, एक पार्टिकल के लिए, एक रिजिड बॉडी के लिए, हम उसको बोलते हैं कि ये फोर्स का सिस्टम है या सिस्टम ऑफ फोर्सेज है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बना के, आर एक बॉडी है, इस पर ये देखें कितने फोर्सेज अमल कर रही हैं, इन सब फोर्सेज को कंबाइन करके क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है, लेट किया है मैंने। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज, ठीक है। दो सिस्टम जो हैं फोर्सेस के वो इक्विवेलेंट कब होंगे, इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ कि अगर हमारे पास फोर्सेस को हमने रिप्लेस कर दिया, ये देखें यहाँ से हमने F1 से लेकर F6 तक थी, यहाँ से हमने दूसरी बॉडी पर F7 से लेकर F10 तक ले ली, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो है वो सेम था जिस तरह का ऊपर वाली फोर्सेस का था, और ना ही ये बॉडी को पोजीशन को चेंज कर रही हैं ये फोर्सेस, ठीक है। यानी इनका जो इफ़ेक्ट है वो सेम है ऊपर वाली फोर्सेस की तरह, जिस तरह का इफ़ेक्ट इनका था उसी तरह का इफ़ेक्ट इन फोर्सेस का भी है। तो इसका मतलब है कि हम ये दोनों फोर्सेस का जो सिस्टम है ना इसको इक्विवेलेंट कह सकते हैं, ठीक है। कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे थी, ये वाली ऊपर वाली, तो इन पर फोर्सेस लग रही थी और इसका रिजल्टेंट ये था, और हमने ये फोर्सेस को चेंज किया, रिजल्टेंट भी सेम था और बॉडी ने मूव भी नहीं किया, रेस्ट पे ही था, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है और हम इनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। टू फोर्स सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। यानी कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन ही डिस्टर्ब होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टम कब इक्विवेलेंट होगा, दो फोर्सेस
मतलब कि सिस्टम कब इक्विवेलेंट होगा, जब हम उसको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि सेम इफ़ेक्ट वाला सिस्टम सेम इफ़ेक्ट वाले सिस्टम से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर जिस्म पहले हरकत में था तो वो हरकत में ही रहना चाहिए, ठीक है, रिप्लेस करने के बाद। अगर वो रेस्ट पे था तो रिप्लेस करने के बाद भी वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सिस्टम है। आगे है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज ऑन अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देन अनदर सिस्टम ऑफ फोर्सेज इन एक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका आपको डेफिनेशन पढ़ के नहीं समझ आएगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, इसके पॉइंट बी पर एक एफ फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमने इसमें एक इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी कि जितनी फोर्स इस तरफ लग रही थी उतनी फोर्स इस तरफ लग रही है, एक ऐसा सिस्टम हमने इसमें ऐड कर दिया, पॉइंट ए पर अप्लाई करवा दिया। यानी कि अगर 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही थी तो -10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है। ये सिस्टम दोनों एक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस दोनों एक्विलिब्रियम में है, क्योंकि एक का 10 न्यूटन है एक का -10 न्यूटन, ये एक दूसरे को कैंसिल करके बैलेंस हो जाएंगी, तो बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर किसका होगा? सिर्फ इस फोर्स का, ये जो एफ फोर्स थी। तो आप उसने बोला है कि आप इसको ऐड भी कर सकते हैं इस तरह के सिस्टम को, जो कि बैलेंस सिस्टम होगा, कि यानी एक फोर्स इस तरफ होगी एक तरफ इस तरफ होगी और दूसरी इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो आप इस तरह का सिस्टम जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बॉडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस है आपस में, तो फ़र्क तो ज़ाहिर बात है कोई भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पॉइंट ऑफ द बॉडी लाइंग ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट। ठीक है, अब ये भी थोड़ी कम्प्लेक्स डेफिनेशन है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ, तस्वीर से थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ए है बॉडी का, इस पर फोर्स एफ अमल कर रही है, इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन पे ये फोर्स अमल कर रही थी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक और सिस्टम ऑफ फोर्सेस का F1 और F2 जो था वो पॉइंट बी पर अमल करवा दिया, अपने से ऐड कर दिया, क्योंकि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से हम ये ऐड कर सकते हैं ना। उसने बोला था कि ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो हमने ये F1 और F2 ये बैलेंस फोर्सेस हैं, इनसे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हमने पॉइंट बी पर ये चीज़ अप्लाई करवा दी। ठीक है, अब ये तीनों फोर्सेस एक लाइन में, F1 F2 ये दो तीनों एक लाइन में है। तो अगर हम F2 और F इनको रिमूव कर दें, ठीक है, ये देखें एक इस तरफ लग रही थी एक इस तरफ लग रही, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर थी। ठीक है, तो डायरेक्शन डिफरेंट थी, तो हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएंगी, सिर्फ F1 रह जाएगा। तो F1 इस बॉडी पर सेम असर होगा जो F का था। ठीक है, जो पहले सिर्फ F अमल कर रही थी अब F1 अमल कर रही है सिर्फ, क्योंकि F2 और F को हमने कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये सिस्टम दोनों आपस में, रिजिड बॉडीज़ आपस में इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, मतलब कि जो F का इस पर पॉइंट ए पर अमल था वो अब F1 बी पर वही असर कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमने सेम फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस को माइनस कर दिया, पहले ऐड किया था फिर माइनस कर दिया, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर 2। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, ठीक है, और कमेंट करें अगर आपको लेक्चर्स हमारे अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।